नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों आज मैंने एक वीडियो बनाया, तो मैं सबसे पहले उसी की चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं जब वीडियो बना रहा था तो मैंने ना ही तो माइक्रोफोन लगाया, ना ही मैंने फोन में उसको अटैच किया, तो मैंने काफी टाइम अपना आज वेस्ट किया। तो मैं दोबारा इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरा वीडियो बनाने के बाद मुझे पता चला कि यार मैंने माइक्रोफोन ऑन ही नहीं किया था, तो आवाज कैसे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहला क्वेश्चन है अपना। दोस्तों ये सर्जरी की जो अपनी क्लासेज है, सर्जरी का जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, लगभग उसका फिफ्थ या सिक्स क्लास है दोस्तों सर्जरी की। लगभग सिक्स क्लास होनी चाहिए, क्योंकि अपने 190 तक क्वेश्चन कर लिए थे दोस्तों। इससे पहले अपने क्वेश्चन कर लिए थे, इनमें काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो इनमें से लगभग जितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों 40 क्वेश्चन के लगभग अपन करने वाले हैं। इसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि वहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल उन क्वेश्चन को करने के लिए मान लो, या फिर देखो क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है, लेकिन इनमें से भी पढ़ना बहुत ईजी होता है। समझना है आपको, ऐसा नहीं सोचना कि यार ये हार्ड लग रहे हैं, मेरे को पढ़े हुए नहीं है। इसमें ऐसा कंफ्यूजन कहीं नहीं। आपके सामने जब क्वेश्चन कराया जा रहा है तो उसको आप केवल पढ़ लें। पढ़ने के बाद उनकी जो टर्मिनोलॉजी दे रखी है, एबीसी ऑप्शन में दे रखा है, उन ऑप्शंस को आप पढ़ें, खुद भी एनालिसिस करें कि यार ये दे क्या रखा है इन्होंने, सर ने क्या बताया, ग्लियोमा क्या होता है, हेमेंजियोमा क्या होता है, मेनिंजियोमा क्या होता है, न्यूरोप्लास्टोमा क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन का जैसे मैंने एक कुलिश फ्रैक्चर क्या होता है, प्रेगनेंसी मिक्सोडीमा क्या होता है ना। ये सब आपको पढ़ने होते हैं। ये जितने ट्यूमर्स हैं, एपिंडाइमोमा क्या होता है, न्यूरोप्लास्टोमा क्या होता है, ये न्यूरोफाइब्रोमा क्या होता है, मेनिंजियोमा क्या होता है, ये आपके मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप डॉक्टर हैं, आपके एग्जाम ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कोई बाउंडेशन नहीं है आरएसएसबी के ऊपर कि मैं हम इजी क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, हार्ड बनाएंगे। पर हाँ, होगा एक लेवल का, जहां पे आपको सभी सब्जेक्ट पढ़नी है, तो वहां एक लेवल रखा जाएगा कि इजी वे का। ऐसा नहीं है कि आपका एमबीबीएस लेवल का पेपर बहुत हार्ड बना दिया जाएगा, कोई पीजी एग्जाम का बना दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन संविदा जो भर्ती आयुष की जो राजस्थान में चल रही है, उसके लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा इजी वे में पढ़ना है, बहुत हार्ड नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन हार्ड भी आपको ऑब्जेक्टिव में कर लेने चाहिए, जिससे कि आपको इजी होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं पहले भी मैंने अपना काफी टाइम खराब किया आज, तो मैं अभी क्लास स्टार्ट करता हूँ 191 क्वेश्चन से। कॉमनेस्ट ऑर्बिटल ट्यूमर कोजिंग एक्सोप्थेल्मियोसिस। जो एक्सोप्थेल्मियोसिस क्या होता है, अपन ने देखा हो दोस्तों, थायराइड के अंदर भी ये सिम्टम पाया जाता है, एक्सोप्थेल्मियोसिस। ठीक है, अपनी जो आंखें होती है वो बाहर निकल जाती है, यानी कि नॉर्मल से बाहर की तरफ इनका दिखना स्टार्ट हो जाती है, एक्सोप्थेल्मियोसिस बोला जाता है। तो ये कॉमनेस्ट ऑर्बिटल ट्यूमर कौन सी होती है, ऑर्बिट के अंदर जो आंख के अंदर कौन सी ऐसी ट्यूमर होती है, वो होती है हेमेंजियोमा होता है, उसके अंदर ये कॉमनेस्ट होता है। ठीक है, कॉमनेस्ट टाइप है ऑर्बिटल ट्यूमर एक्सोप्थेल्मियोसिस के लिए हेमेंजियोमा। ठीक है, सी आंसर यहाँ पे करना होगा दोस्तों, है ना। नेक्स्ट 192 कॉमनेस्ट कोज ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम। अब कार्पल टनल सिंड्रोम का सबसे कॉमनेस्ट कोज क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से अपन देखेंगे तो यहाँ पे कुलिज फ्रैक्चर है। कुलिज फ्रैक्चर कॉमनेस्ट नहीं है, ये तो एक फ्रैक्चर कंडीशन, मिक्सोडीमा भी एक डिजीज कंडीशन है, रूमेटिक आर्थराइटिस भी डिजीज कंडीशन। तो कॉमनेस्ट कोज क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी जो होती है सबसे कॉमनेस्ट होता है। कि नॉर्मल अगर अपन देखें तो प्रेगनेंसी के टाइम ही जो नर्व होती है, मेडियन नर्व, जो कंप्रेशन होता है कार्पल टनल सिंड्रोम में, उसका कंप्रेशन होता है। उस कंप्रेशन की वजह से वो सुनपन, ये महसूस होना, अंगुलियों में टेंगलिंग सेंसेशन, वो सिम्टम्स आते हैं। तो ये प्रेगनेंसी के दौरान ये सिम्टम्स होते हैं। तो ये सबसे कॉमनेस्ट कोज क्या होगा, 192 का आंसर प्रेगनेंसी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों 193 इन न्यूरोब्लास्टोमा द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन। अभी न्यूरोब्लास्टोमा होता है, न्यूरोब्लास्टोमा न्यूरो नर्व के अंदर होता है, न्यूरो है ना, जो लाइटिक लीजन होते हैं स्किल के अंदर, वो विद सूचर डायस्थेसिस, ये सबसे कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन यहाँ पे इसका न्यूरोब्लास्टोमा का होता है। तो यहाँ पे सिंगल अपन को चार ऑप्शन देकर के सबसे जो कॉमन आंसर होगा वो करना होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमनेस्ट स्पाइनल ट्यूमर। अभी स्पाइनल जो स्पाइनल कोड होती है, स्पाइनल कोड की सबसे कॉमनेस्ट ट्यूमर कौन सी होती है जो बनती है स्पाइनल कोड में, तो एपिंडाइमोमा होती है जो सबसे कॉमनेस्ट ट्यूमर हुआ करती है। तो यहाँ मेनिंजियोमा, न्यूरोफाइब्रोमा, न्यूरोप्लास्टोमा ये तीनों अलग है, केवल एपिंडाइमोमा होती है जो सबसे कॉमनेस्ट ट्यूमर है स्पाइनल कोड की। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछना है सर, वो अपने को समझ के उसका आंसर करना होगा। अब ये मेनिंजियोमा, इनके बारे में आप पढ़ लें, गूगल कर लें, कहीं भी आप किताब में पढ़ लें, कहीं भी पढ़ लें, पर इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि ये किस प्रकार की ट्यूमर होती है और कहाँ से अराइज होती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट 195 विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी अब न्यूरोजेनिक ट्यूमर वो होती है जो नर्व से अराइज होती है, नर्व से। ठीक है, तो नर्व से कौन सी, यहाँ पे ग्लियोब्लास्टोमा, मेनिंजियोमा, एक्वेस्टिक न्यूरोमा है, न्यूरोब्लास्टोमा। तो इनमें ये एक्वेस्टिक न्यूरोमा ये भी नर्व से अराइज होती है ना। तो यहाँ पे जो न्यूरोब्लास्टोमा होती है, डी ऑप्शन जो दे रखा है 195 में दोस्तों, ये प्राइमरी न्यूरोजेनिक ट्यूमर होती है। ठीक है, न्यूरोब्लास्टोमा। ठीक है, आंसर भी ये करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है दोस्तों, अपने पहले एक 194 क्वेश्चन पढ़ा था, वैसा ही क्वेश्चन है कॉमनेस्ट इंट्रामेडुलरी स्पाइनल ट्यूमर। अभी इंट्रामेडुलरी जो स्पाइनल जो होती है रीजन होता है, वहां पे जो कॉमनेस्ट ट्यूमर कौन सी है, वो एपेंडाइमोमा होती है दोस्तों। इंट्रामेडुलरी रीजन में ये अराइज होती है स्पाइनल कोड के इंट्रामेडुलरी रीजन के अंदर, तो ये एपेंडाइमोमा ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 197 क्वेश्चन है तो बेटल साइन। बेटल साइन जिसको लड़ता है तो लड़ने के बाद चोट आ जाती है, वैसा ही साइन कहाँ प्रेजेंट होगा, किस रीजन में,
ठीक है। तो कई बार सिर पे जैसे फ्रैक्चर ऑफ मिडल ऑफ क्रेनियल फोसा, ये एक तो हेड में किसी की इंजरी होती है, बेस ऑफ स्कल, ये दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन में दोनों दोस्तों बेटल साइन मिलता है, ठीक है। तो बेटल का मतलब लड़ाई है ना, तो वो साइन किसकी लड़ाई में कहाँ कहाँ लग सकती है, वो एक तरह से सीन होता है। तो उसी तरह से फ्रैक्चर ऑफ मिडल क्रेनियल फोसा, ये मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे आंसर डी दे रखा है, ए एंड बी दोनों होंगे इसके आंसर। अगर यहाँ पे बी में आंसर की कुछ और लिखा होता तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर हो जाता वो होता फ्रैक्चर ऑफ मिडल क्रेनियल फोसा, ये केवल आंसर करना होता वहां पे। अगर वहां पे चौथा ऑप्शन कुछ होता, अगर यहाँ पे ए एंड बी दे रखा तो आंसर दोनों ए एंड बी दोनों होंगे, डी आंसर करना होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 198 ल्यूसिड इंटरवल इज सीन। अभी ल्यूसिड इंटरवल होता है कि कोई सिम्टम्स जब कब अराइज होता है, किसी उसके टाइम बीच का पीरियड होता है कि इन्फेक्शन लगी, कभी चोट, उसके बाद में कब वो सिम्टम्स प्रोड्यूस किया उसने। तो एक्स्ट्राडोरल हेमरेज और इंट्राडोरल हेमरेज, ये दोनों ही जो होते हैं उनमें ल्यूसिड इंटरवल होता है। तो लेकिन इसमें क्या होता है, ल्यूसिड इंटरवल दोनों में होगा। तो यहाँ पे एंड बी आंसर सी आंसर कर रखा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सी आंसर हो रखा है। लेकिन अगर अपन देखें तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज में मोस्ट कॉमनली ये ज्यादा कंडीशन होती है देन इसके। तो यहाँ अगर केवल ऑप्शन में कुछ और होता तो यहाँ पे अगर चार ऑप्शन होते तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज का आंसर करना होता। तो यहाँ पे समझना है थोड़ा सा, दोनों क्वेश्चन जैसे थोड़े से कंफ्यूजिंग है पर समझ के करने होंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 199 एस्थेसियो न्यूरोब्लास्टोमा। एस्थेसियो न्यूरोब्लास्टोमा क्या होता है, एक ये भी एक तरह की ट्यूमर होती है जो ओल्फैक्टरी नर्व है अपनी, उससे अराइज होती है दोस्तों। तो यहाँ पे पूछना चाहिए एस्थेनियो न्यूरोब्लास्टोमा कहाँ से अराइज होती है, ओल्फैक्टरी नर्व से। तो ये मैक्सिलरी नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व, नेजोसिलियर नर्व, इनसे कौन सी अराइज होती है वो भी आप देख सकते हैं अपनी किताब के अंदर, ठीक है। तो एस्थेनियो जो न्यूरोब्लास्टोमा होते हैं वो अराइज होती है ओल्फैक्टरी नर्व से, समझना ये है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन 199 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट थोड़ा सा तेजी में लेना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको बहुत समझाऊं, उसको बहुत लेके बैठूं। 10 क्वेश्चन में मैं 1 घंटा खराब हो गया, ऐसा कुछ मेरे पास भी टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है, ठीक है। केवल आपको समझना है कि क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं और किस टाइप से आंसर करना होता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन 200 क्वेश्चन है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस इज एसोसिएटेड। अभी न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस होता है किससे एसोसिएटेड होता है, ये फियोक्रोमोसाइटोमा एक प्रकार की ट्यूमर होती है दोस्तों, फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। तो इससे एसोसिएटेड होता है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ठीक है। आंसर भी ये होना होगा। नेक्स्ट 201 क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ इंट्राक्रैनियल एन्युरिज्म। तो इंट्राक्रैनियल एन्युरिज्म होता है, उसका मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो ये मोस्ट कॉमन है इंट्राक्रैनियल हेमरोइड। इंट्राक्रैनियल हेमरोइड की वजह से इंट्राक्रैनियल एन्युरिज्म इसका मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है। इसका ये कंडीशन होगी तो ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है यहाँ पे इंट्राक्रैनियल एन्युरिज्म होना। तो यहाँ पे अदर जो कोरेक्टेशन होता है सिस्टमिक हाइपोटेनिस, इनका कोई रोल नहीं होता है। इंट्राक्रैनियल हेमरेज होता है उसके अंदर इंट्राक्रैनियल एन्युरिज्म होता है। तो इसको आप और अच्छे से देख सकते हैं अपनी बुक्स में, ठीक है दोस्तों। केवल अपन ने क्वेश्चन लिया यहाँ पे। नेक्स्ट 203 द सीएनएस ट्यूमर प्रेजेंट विद कैल्सिफिकेशन। अभी सीएनएस ट्यूमर कौन सी है जो कैल्सिफिकेशन उसके साथ में प्रेजेंट होता है किस ट्यूमर में, तो यहाँ ओलिगोडेंड्रो जो अपन देख रहे हैं ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा होती है दोस्तों, इसके अंदर ये कैल्सिफिकेशन प्रेजेंट होता है। सीएनएस ट्यूमर एक टाइप होता है जिसके अंदर ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा प्रेजेंट होता है कैल्सिफिकेशन के साथ में, इसमें कैल्सिफिकेशन भी प्रेजेंट होगा। तो इसका आंसर ए होगा दोस्तों। साइकेट्रिक सिम्टम्स आर ट्रू। अब इसमें साइकेट्रिक सिम्टम्स किस क्वेश्चन में साइकेट्रिक सिम्टम्स किन किन कंडीशंस की वजह से ट्रू यानी आते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जिनके अंदर पाया जाता है और कौन सी एक्सेप्ट किसके। तो एक्सेप्ट इसमें दोस्तों अपना आंसर यहाँ पे डी कर रखा है, तो दो डी में थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर अपने को थोड़ा सा इसमें यह कि इसकी वजह से साइकेट्रिक सिम्टम नहीं आते हैं, केवल ये कंडीशन और ये कंडीशन इन दोनों की वजह से साइकेट्रिक सिम्टम आते हैं। तो मोर कॉमन विद सुप्रा देन इंफ्राटेंटोरियल ट्यूमर, एक तो ये अगर हो सकती है तो साइकेट्रिक सिम्टम आएंगे किसी पेशेंट, और एक मोर विद ब्रेन स्टेम लीजन, अगर ब्रेन स्टेम में लीजन होगा तो भी साइकेट्रिक सिम्टम उसमें आएंगे। तो ये कंडीशन होती है मोर कॉमन विद स्लो ग्रोइंग, इससे कोई रोल इसका नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर अपन ने एक डी में कुछ ऑप्शन था नहीं तो अपन ने बी एंड डी आंसर कर दिया। यहाँ पे डी आंसर, अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन भी होता तो यहाँ पे आंसर ये भी हो सकता था और बी भी हो सकता था, लेकिन ये दोनों कंडीशन साइकेट्रिक सिम्टम लेके आती है ए एंड सी, तो यहाँ पे आंसर डी किया है। नेक्स्ट 205 ए पर्सन डेवलप्स ऑल्टर्ड सेंसोरियम फॉलोइंग हेडेक एंड वोमिटिंग। अब ऑल्टर्ड सेंसोरियम का मतलब होता है कोई व्यक्ति जिसके अंदर उसकी जो सुध-बुध होती है, जैसे कि वो कॉन्शियस जो लेवल होता है, कॉन्शियस लेवल होता है वो खो देता है, ऑल्टर्ड हो जाता है। तो किस कंडीशन में वो होता है, तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी इंट्राक्रैनियल हेमरेज, सब एराक्नोइड हेमरेज, हिस्टीरिया एंड बोटुलिज्म। हिस्टीरिया से मतलब नहीं, हिस्टीरिया सडन ऑनसेट होता है, उस टाइम के लिए होता है, तो इसमें तो वो अपना सेंसोरियम वापस आ जाता है उसमें कुछ टाइम में, लेकिन वहाँ हेडेक वोमिटिंग नहीं मिलती है। एक बोटुलिज्म होता है, ये भी एक इन्फेक्शियस कंडीशन होती है जो फूड पॉइजनिंग टाइप की, उसमें भी कोई इससे कोई मतलब होती है, इसमें सेंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंट्राक्रैनियल जो अब इसमें सब एराक्नोइड जो हेमरेज होता है इसके अंदर
सेंसोरियम ऑल्टर्ड होती है विद हेडेक एंड वोमिटिंग उसमें प्रेजेंट होगी। तो ये क्वेश्चन में ये पूछना है किस कंडीशन में, किस हेमोरेज के अंदर ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पे बी आंसर दोस्तों करना होगा अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइड ऑफ बेरी। अभी बेरी एन्यूरिज्म आपने अपनी क्लास जब आपने किया बीच में दोस्तों, या बीएमएस जो भी किया है किसी ने, तो उस समय में आपने पढ़ा होगा बेरी एन्यूरिज्म क्या होता है। तो बेरी एन्यूरिज्म होता है कि एंटीरियर जो कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है उसके अंदर ये ऐसे एन्यूरिज्म बन जाता है ऐसे, ठीक है, ऐसे फूल जाती है वो अपनी जगह से ना, बेरी टाइप में, बोर की जैसे, ठीक है। तो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग जो आर्टरी थी उसके अंदर ये बना करता है साइड इसकी यही है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 207, द मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी दैट अकर विद हेड इंजरी। अब जो मोस्ट कॉमन जो न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी है वो हेड इंजरी में कौन सी होती है, तो इसे एबनॉर्मलिटी कौन सी आएगी सबसे। तो अगर किसी की हेड इंजरी होती है तो दोस्तों सबसे पहले उसका जो हेमिप्लेजिया ये कंडीशन सबसे बाद में आएगी, ओकुलर नर्व पाल्सी, कन्वर्जेंस, ये सब कंडीशन बाद में होती है। सबसे पहले वो अपनी जो कॉन्शियस लेवल होता है उसका भी सुदबुद होती है वो खो जाता है कि उसको पता नहीं रहता मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे हूँ, मेरे कैसे लगी, ये सब कुछ खो देता है वो। फिर उसके बाद में जब ब्लीडिंग वहां अंदर हेड में ज्यादा होगी तो वो किसी पार्ट को अफेक्ट करके हेमिप्लेजिया, ओकुलर नर्व पाल्सी, कन्वर्जेंस ये कंडीशन पैदा कर सकती है। लेकिन सबसे जो पहला सिम्टम होगा वो ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये कॉमन मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं कि हेड इंजरी में सबसे पहला सिम्टम क्या आएगा, ठीक है। अभी अपने एक एयरवे से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा था कि एक्सीडेंटल कोई भी केस होता है तो वहां पे सबसे पहले एयरवे को देखा जाता है, वो अपने चर्चा की थी, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो वैसे ही सबसे पहला सिम्टम आएगा वो हेड इंजरी में वो आएगा ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 208, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मैनिफेस्ट एज पेची मेनिंजाइटिस हेमोरेजिका इंटरना। तो ये कौन सी कंडीशन है उसके अंदर पेची मेनिंजाइटिस पाया जाता है, यानी ब्लीडिंग जो ब्लड स्पॉट्स पाए जाते हैं किसमें, वो सब ड्यूरल हेमेटोमा के अंदर ये कंडीशंस मिलती है। तो यहाँ पे बी आंसर करना होगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा जल्दी ले रहा हूँ पर देखो दोस्तों जल्दी लेना ही पड़ेगा, मैं मजबूरी है बहुत क्वेश्चंस कराने हैं मुझे, कम से कम 600 क्वेश्चन इसके कराने हैं। 600 क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली सर्जरी का मिल जाएगा, पैथो का सबके मिल जाएंगे इसमें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209, थिकन्ड पेरिफेरल नर्व आर सीन इन ऑल फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। अभी थिकन्ड जो पेरिफेरल नर्व होती है वो थिक हो जाती है किस बीमारी के अंदर, किसके एक्सेप्ट किसके, तो यहाँ पे डायबिटिक जो न्यूरोपैथी उसका कोई रोल नहीं होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी में इसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। डायबिटिक हेंसेंस न्यूरोपैथी उसमें भी थिकन्ड हो जाती है पेरिफेरल नर्व, एम्लाइड जो न्यूरोपैथी उसमें रिफ्लेक्शन डिजीज इसके अंदर भी ये हो जाती है, लेकिन डायबिटिक जो न्यूरोपैथी इसके अंदर इसका कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ डायबिटिक न्यूरोपैथी का नर्व पे कोई पेरिफेरल नर्व पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो यहाँ पे थिकन पेरिफेरल नर्व इसमें नहीं मिलती है डायबिटिक न्यूरोपैथी में, तो आंसर भी यही करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाइंस फेरिंजियोप्लास्टी इज यूज्ड टू इंप्रूव ए चाइल्ड। अभी हाइंस जो होता है फेरिंजियोप्लास्टी, इसमें क्या, तो टंग के नीचे जो झिल्ली आती है दोस्तों, ये अपन इसको काट के सही कर देते हैं। वो स्पीच अगर किसी में तोतला बोलता है, जैसे बोलते हैं ना तोतला, छोटे बच्चे होते हैं वो स्पीच सही नहीं आता, वो बोल नहीं पाते हैं, बोलते हैं कि बोली ऊपर रही नहीं है इसकी, तो उस कंडीशन में स्पीच को सही करने के लिए हाइंस फेरिंजियोप्लास्टी की जाती है बच्चों की स्पीच को सुधारने के लिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया। 211 क्वेश्चन है दोस्तों, क्लेफ्ट प्लेट इज रिपेयर्ड अराउंड। ये क्लेफ्ट प्लेट किसी बच्चों के अंदर अगर क्लेफ्ट प्लेट मिलता है, जैसे क्लेफ्ट प्लेट क्या होता है कि जो लिप्स होते हैं, लिप्स का पार्ट और जो अंदर हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट, तो उनके बीच में से दो छेद रह जाता है ऐसे, ये पूरी सॉफ्ट पैलेट ये अंदर का पार्ट होता है माउथ का, यहाँ बीच में छेद रह जाता है, वो ओपनिंग रह जाती है। तो ये कब अपने को सही करनी है, तो उसको आफ्टर बर्थ लगभग 1 to ½ ईयर यानी 1.5 साल बाद में उसको सही करनी चाहिए। उससे पहले करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां अगर उसको बंद कर दिया जाएगा तो वो वापस ओपनिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे 1.5 साल बाद में उसको रिपेयर करना चाहिए, ये पूछा गया। कॉमनेस्ट टाइप ऑफ क्लेफ्ट प्लेट क्या, अभी कॉमनेस्ट टाइप कौन सा है क्लेफ्ट प्लेट का, तो क्लेफ्ट प्लेट का सबसे कॉमनेस्ट टाइप होता है कंबाइंड विद क्लेफ्ट प्लेट, यानी कंबाइंड विद यानी कि लिप्स के साथ में अंदर जो सॉफ्ट पैलेट या हार्ड पैलेट जो उनके बीच में एक छेद बनता है, वो क्लेफ्ट लिप के साथ में कंबाइंड विद क्लेफ्ट प्लेट, ये सबसे कॉमनेस्ट टाइप होता है। लिप के साथ में अंदर का पार्ट भी ओपनिंग हो उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों मैंडिबल इज कॉमनली फ्रैक्चर। अब मैंडिबल जो होता है, जो अपना मैंडिबल होता है दोस्तों, टीथ जहाँ पे अपने होते हैं, उस मैंडिबल का जो नेक होता है, नेक जो कॉन्डाइल होता है, नेक ऑफ कॉन्डाइल, तो वो सबसे कॉमनली अगर गिरता है, करता है, कुछ भी होता है, तो उस कंडीशन में सबसे कॉमनली फ्रैक्चर होता है नेक ऑफ कॉन्डाइल, क्योंकि ये थोड़ा पतला होता है यहाँ से ऐसे, ये नेक होती है, ऐसे पतली होती है यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला पार्ट ऐसे, तो ये कॉमनली फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। इसमें आंसर भी ए करना होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों ली फोर्ड सेकंड फेशियल फ्रैक्चर इम्प्लाइज। ली फोर्ड एक फेशियल फ्रैक्चर होता है, इसको इसके अंदर क्या किया जाता है, अब इसके अंदर आंसर है वो डी है हाँ दोस्तों। तो इसके अंदर जो सी है,
सिमिलर टू सी, यानी इसका मतलब फ्रैक्चर रनिंग थ्रू द जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला फ्लोर ऑफ ऑर्बिट ऑफ नोज ऑन वन साइड दे रखा है, तो वन साइड की जगह यहाँ बोथ साइड में करना होगा इसको, तो यहाँ पे बोथ साइड लिखा होगा, तो ये आंसर सिमिलर ये की ये लाइन होगी यहाँ पे। तो मैंने क्या किया कि इसको लाइन को नहीं लिख करके मैंने केवल इतना लिख दिया सिमिलर टू सी बट ऑन बोथ साइड, यानी कि यहाँ पे जो वन साइड दे रखा है उसकी जगह बोथ साइड होगा आंसर। ठीक है, तो इसके अंदर ये रिपेयर किया जाता है इसको फोर्थ सेकंड जो फ्रैक्चर इम्प्लाइज इसके लिए किया जाता है, इसको सही करने के लिए जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला जो ऑर्बिटल रूट होता है नोज का उसको ठीक करने के लिए ये फोर्थ सेकंड फेशियल जो ऑपरेशन होता है ये किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 114 कॉमनेस्ट साइट ऑफ कार्सिनोमा टंग। अब जो कार्सिनोमा टंग होता है, जो टंग का कार्सिनोमा होता है दोस्तों, वो जो सबसे कॉमनेस्ट टाइप है कार्सिनोमा टंग का, वो लेटरल बॉर्डर जो टंग होती है, लेटरल जो अपनी टंग होती है, ये टंग होती है दोस्तों, इसका जो लेटरल बॉर्डर होता है ये, ठीक है, ये लेटरल टाइप के इधर साइड में, ये बीच वाले पार्ट होते हैं, ये टिप होती है, ये पीछे का होता है, ये लेटरल बॉर्डर है, यहाँ कार्सिनोमा होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, तो लेटरल बॉर्डर हमें याद रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कॉमनेस्ट साइट टंग कार्सिनोमा की क्या है, तो लेटरल बॉर्डर होती है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन 215 दोस्तों, डेंटिजेरस सिस्ट अराइज फ्रॉम, ये डेंटिजेरस जो सिस्ट होती है कहाँ किससे अराइज होती है, तो दोस्तों ये अराइज होती है अनइरेप्टेड टूथ से, जो यानी जो टीथ बाहर निकल के नहीं आता है, यानी कि अंदर ही मसूड़ों में रह जाता है, वो टीथ बाहर नहीं निकल के आता, तो ये इससे इन्फेक्शन होगा कि इसके चांसेस जो डेंटिजर सिस्ट के फॉर्मेशन बनाने के चांसेस होते हैं, ये अंदर ही अंदर इस टाइप की सिस्ट बना देती है, जिससे कि वहाँ पेनफुल कंडीशन काफी होती है, तो अनइरेप्टेड टूथ इसका आंसर करना होगा। नेक्स्ट 215 क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ओरल कार्सिनोमा, जो ओरल कार्सिनोमा होता है, किसी में भी माउथ का कैंसर होता है मुंह के अंदर, उसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या क्या है, तो यहाँ स्मोकिंग, अल्कोहल तो होता ही होता है, ये दोनों तो आंसर में है बिल्कुल, स्मोकिंग होता है, अल्कोहल बहुत ज्यादा यूज करता है कोई व्यक्ति तो उसका होता है, एक सिफिलिस बीमारी होती है वो भी इसकी कंडीशन होती है, तो ये ऑल ऑफ द अबव आंसर करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके जनरल क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपको पूछे जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 216 कॉमनेस्ट साइट ऑफ कार्सिनोमा टंग। अब ये कॉमनेस्ट साइट अपने जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में भी कंप्लीट किया था कि जो लेटरल एस्पेक्ट होता है वो इसका कॉमनेस्ट होता है, तो ये आंसर भी ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 217 व्हाट इज रेनुला। अब ये रेनुला अपने टंग के जस्ट नीचे की तरफ मिलता है, ये टंग होती है अपनी, उसके जस्ट नीचे की तरफ देखेंगे तो रेनुला एक ऐसे सूजी हुई मिलती है, अपने सिस्ट होती है, तो ये रिटेंशन सिस्ट होती है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, रिटेंशन यानी रिटेन हो जाता है फ्लूइड, तो ये रिटेंशन सिस्ट ऑफ सबलिंगुअल, ये सबलिंगुअल होती है जीभ के नीचे, ये सब मैंडिबुलर इनका कोई रोल नहीं होता है, तो रिटेंशन सिस्ट ये भी रखना, रिटेंशन सिस्ट रेनुला। ठीक है, नेक्स्ट 218 कॉमनेस्ट टाइप ऑफ ओरल मैग्नेंसी। ओरल मैग्नेंसी में सबसे कॉमनेस्ट टाइप क्या है, यहाँ पे मेलेनोमा, एडेनोकार्सिनोमा, बेसल सेल सब दे रखा है, ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा टाइप का होता है। ओरल कैंसर होता है वो कौन सा टाइप होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये कॉमनेस्ट टाइप होता है ओरल मैग्नेंसी का, ओरल कैंसर का सबसे कॉमनेस्ट टाइप स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 219 कॉमनेस्ट प्री मैलिग्नेंट कंडीशन ऑफ ओरल कैंसर। अब ओरल कैंसर की सबसे प्री मैलिग्नेंट कंडीशन कौन सी होती है, कि कौन सी कंडीशन सबसे पहले पैदा होगी उसके बाद में ये कॉमनेस्ट होता है, कि ये होने के बाद में ओरल कैंसर होना ही है। जो ल्यूकोप्लेकिया कंडीशन होती है, माउथ के अंदर छोटे छोटे व्हाइट से स्पॉट्स बन जाते हैं दोस्तों, तो ये कॉमनेस्ट सबसे प्रेजेंटिंग प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है, ओरल कैंसर का। तो ये कंडीशन होने के बाद में फिर ओरल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो ये ल्यूकोप्लेकिया होता है। ये एप्टस अल्सर इनसे कोई सिप्लिक अल्सर इनसे कोई मतलब नहीं है, इरिथ्रोप्लेकिया। ये ल्यूकोप्लेकिया जो कंडीशन होती है वहां पे व्हाइट व्हाइट पैचेस बन जाते हैं छोटे छोटे, आप देखेंगे मुंह में तो उसके दिखेंगे, ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है दोस्तों ओरल कैंसर। ये जो स्मोकिंग टोबैको यूजर होते हैं इनमें बहुत मिलती है, तो इनमें होता भी है। अगर टोबैको लेना नहीं छोड़ते हैं तो इनमें आगे जाकर के ये ओरल कैंसर होने के चांसेस, कोई व्यक्ति अगर छोड़ देता है तो वो रिवर्स हो सकता है, लेकिन अगर वो यूज करता रहता है तो वाकई बनते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओरल कार्सिनोमा। अभी ओरल कार्सिनोमा में जो ओरल कार्सिनोमा तो सबसे कॉमनेस्ट टाइप कौन सा है, टंग पे होगा, चीक पे होगा, प्लेट पे होगा, तो सबसे कॉमनेस्ट होता है वो होता है लिप पे, जो अपने लिप्स होते हैं वहां पे ये सबसे कॉमन होता है ओरल कैंसर, ठीक है। 201 लिम्फेटिक मेटास्टेसिस ऑफ बक्कल कार्सिनोमा फर्स्ट इन्वॉल्व। अब ये फर्स्ट इन्वॉल्व किसको करता है, कौन से लिम्फ नोड होते हैं सबसे पहले इन्वॉल्व होता है, उसके बाद में कौन से होते हैं, तो सबसे पहले जो सब मैंडिबुलर जो लिम्फ नोड होते हैं वो सबसे पहले इसमें इन्वॉल्व होते हैं, फिर सब लिंगुअल होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले जो नोड्स होंगे वो सब मैंडिबुलर होंगे इसमें, लिम्फेटिक मेटास्टेसिस सबसे पहले बक्कल कार्सिनोमा इनमें सब मैंडिबुलर जो नोड्स होते हैं इनमें जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट 222 इस एक 60 ईयर की जो मेन होता है प्रेजेंट विद अल्सर ऑन द लेटरल मार्जिन ऑफ टंग, लेटरल मार्जिन ऑफ टंग पे अल्सर होता है, आल्सो कंप्लेंट ईयर पेन मोस्ट प्रोबेबली डायग्नोसिस। अब मोस्ट प्रोबेबली डायग्नोसिस होगा कार्सिनोमेटस अल्सर, ये कार्सिनोमा होता है, ये अपन ने पढ़ा है लेटरल बॉर्डर पे अगर होता है तो अपन ने इससे पहले जस्ट चर्चा की है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कैंक्रम ओरिस।
213 कैंक्रम और इस ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट। अब इसके अंदर सभी कथन सत्य हैं एक्सेप्ट किसके, तो यहाँ पे दोस्तों जो एसोसिएटेड विद माल न्यूट्रिशन बिल्कुल सही है, इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग बिल्कुल मिलती है, एसोसिएटेड विद विटामिन डी डेफिशिएंसी ये बिल्कुल, ये तीनों ऑप्शन सही है, सभी कथन सत्य हैं। तो नन, यहाँ नन दे रखो तो आंसर भी नन करना होगा, सभी कथन सत्य हैं इसलिए नन आंसर होगा यहाँ पे। भाई और कुछ यहाँ लिखा होता तो वो आंसर कर सकते थे, लेकिन ये सभी कथन सत्य, तो आप भी इसको थोड़ा सा देख लेना दोस्तों। नेक्स्ट 224 इपुलिस अराइज फ्रॉम, ये इपुलिस एक छोटी सी सिस्ट होती है दोस्तों, ये होती है जो गिंगवा होता है, गिंगिवा अपने जो मसूड़े होते हैं उनके अंदर ये अराइज इपुलिस होता है, छोटी सी एक ब्लूइश कलर की एक सिस्ट होती है दोस्तों। ये अपने जो गिंगवा जो अपने टीथ के जो जस्ट ऊपर का पार्ट होता है, ये गिंगवाइटिस इसको है ना, तो ये स्किन होती है उसके ऊपर ये बनता है एपुलिस नाम से, ठीक है। ये आपके जनरल क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्थिन ट्यूमर। अभी वार्थिन ट्यूमर क्या होती है, वार्थिन ट्यूमर क्या होती है, मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म होता है या फिर रैपिडली ग्रोइंग होती है, कोल्ड प्रीटेकियल स्किन होता है। इसमें जो दोस्तों ये हॉट, जो सी आंसर है, गिव ए हॉट परटेक्निटेट स्किन, ये हॉट यानी गर्म वो स्किन देती है, हॉट, ठीक है, वार्म, ठीक है, तो वार्थिन ट्यूमर का सी आंसर होगा। नेक्स्ट पेरियोटिक डक्ट इज आल्सो, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेरियोटिक डक्ट किसके नाम से जानी जाती है, स्टेंसन डक्ट के नाम से जानी जाती है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। देखिए नेक्स्ट 217 सजोरियन सिंड्रोम रिफर टू डिजीज, अभी किस डिजीज से रिलेटेड, सजोरियन सिंड्रोम के अंदर कौन सी ग्लैंड है वो अफेक्टेड होगी, तो जो सजोरियन सिंड्रोम वो पेरियोटिक ग्लैंड इसमें अफेक्ट होती है, तो ये सजोरियन सिंड्रोम का आंसर भी पेरियोटिक ग्लैंड आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 3 क्वेश्चन और अपने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ कंसिडर्ड फ्रेश सिंड्रोम। अब फ्रेश सिंड्रोम होता है, एक फ्रेश सिंड्रोम होता है दोस्तों बीमारी, इसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं उसके अंदर, उसके रेडनेस एंड स्वेलिंग ओवर द ऑरिकुलोटेम्पोरल ड्यूरिंग मील्स, ये सिम्टम इसके अंदर पाए जाते हैं। एक बार थोड़ा दोस्तों इसको मैं अगले क्लास में कर दूंगा, तो इसको थोड़ा सा आप देख लेना। ये भी कंडीशन है, ये बी ऑप्शन है, ये भी एक बीमारी तो इसमें पाया जाता है, तो इसका थोड़ा सा कंफर्मेशन कर लेंगे। ये रेडनेस एंड स्वेटिंग ओवर द ऑरिकुलोटेम्पोरल ड्यूरिंग मील, ये सिम्टम है इसका, ठीक है। ग्रुप कौन सा सिम्टम का, फ्रेश सिंड्रोम का, तो ये आंसर सी होगा इसका, ठीक है। स्टोन्स आर मैक्सिमम इन आर, अभी सबसे ज्यादा स्टोन्स किस में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा सबमैंडिबुलर ग्लैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। सबमैंडिबुलर जो ग्लैंड होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा स्टोन का फॉर्मेशन होता है। ये दोस्तों एक ये एनहाइड्रोसिस, एनोप्थेल्मस मियोसिस, ये सिम्टम्स भी पाया जाता है किसी एक बीमारी में, तो थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे को, ये फ्रेश सिंड्रोम है, एक बीमारी और होती है उसके अंदर ये पाया जाता है, इसको थोड़ा सा मैं अगली क्लास में वापस आपको डिस्कशन कर लूंगा, क्योंकि इसका आंसर में हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो या सही है, तो फिर भी आप भी कंफर्म कर लेंगे फ्रेश सिंड्रोम, रेडनेस इसके अंदर एंड स्वेलिंग ओवर द ऑरिकुलोटेम्पोरल ड्यूरिंग मील, ये पाया जाता है, ये थोड़ा सा देख लेना दोस्तों ना, क्योंकि कंफ्यूजन क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ बोल के, आप इसमें गलत ना करें इसको ना। नेक्स्ट 313 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, ऑल आर द ट्रू ऑफ प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा एक्सेप्ट। अब इसके अंदर प्लियोमॉर्फिक जो एडेनोमा उसके लिए कौन कौन कथन सत्य है, ये एक पहले जो पढ़ने क्वेश्चन किया था दोस्तों, इससे पहले जस्ट उसी टाइप का कि यहाँ पे अराइज फ्रॉम पेरियोटिक ग्लैंड, बिल्कुल सत्य कथन है, ये पेरियोटिक ग्लैंड से अराइज होता है, बिल्कुल सही बात है। मे टर्न इनटू मैलिग्नेंट, बिल्कुल टर्न हो सकता है। माइनर सलाइवरी ग्लैंड इसमें इन्वॉल्व होती है, तो बिल्कुल ये तीनों कथन सत्य हैं। नन यहाँ पे आंसर है, तो नन हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं यहाँ पे। अगर यहाँ कोई और ऑप्शन होता है इससे रिलेटेड नहीं होता तो वो आंसर यहाँ पे कर सकते थे, तो यहाँ पे ये तीनों आंसर सही होंगे दोस्तों। तो यहीं पे दोस्तों मैं अपनी क्लास फिनिश करूंगा, और काफी क्वेश्चन अपन ने 40 क्वेश्चन लिए हैं लगभग, और ऐसे ही अपन 40 क्वेश्चन करके जो तुरंत कंप्लीट करेंगे सर्जरी को, थोड़े से दिनों में लगभग क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हो जाते हैं दोस्तों। तो ये 213 क्वेश्चन है, 230, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं यही अपनी क्लास फिनिश करता हूँ। आप अच्छे से पढ़ते रहें, मस्त रहें, क्वेश्चन अपन इतने करा देंगे कि आपको कुछ भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी बुक की। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मैं यही करूँगा, खत्म।